सोई हुई सिया को अचानक उसकी ननद जगाती है। भाभी जी, देखो ना, माँ को क्या हो गया। सुबह तो माँ ठीक थी, पर अचानक से उसे पेट में तेज़ दर्द होने लगा। सिया दौड़ते हुए माँ के पास पहुँची। देखी माँ दर्द से कराह रही है। फिर उसने अपनी ननद निशा से पूछा कि माँ ज़रूर कुछ उटपटांग खाई होगी। तो निशा ने कहा, हाँ, माँ कल रात की बची हुई रोटी खाई थी। सिया माँ जी को पेन किलर देने के बाद निशा को डांटने लग जाती है। तुम सब जानती हो माँ को बासी खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता, तो तुम उसे खाने क्यों देती हो। निशा बोली, मैंने माँ को मना किया था, फिर भी माँ नहीं मानी और बोली, मेरी बहू इतनी मेहनत से कमाती है तो मैं खाना बर्बाद कैसे होने दूँ। सिया के आंखों में आंसू आ जाता है। समीर के जाने के बाद सिया ने बहुत अच्छे से समीर की सारी जिम्मेदारी को उठा रही थी, फिर भी कुछ कमी रह जाती थी। सिया के घर में उसकी ननद निशा, उसकी सासू माँ और उसका एक देवर शिव रहता था। समीर के जाने के बाद सिया ने उन लोगों को समीर की कमी महसूस नहीं होने देने का प्रण किया था। समीर के जाने के बाद सिया बिल्कुल टूट ही गई थी, पर जब उसने रोते हुए माँ जी का चेहरा देखा तो उसे लगा कि समीर सबको मेरे हवाले ही तो छोड़कर गया है। अगर मैं ही टूट जाऊंगी तो सबको हिम्मत कौन देगा। सब तो टूटकर बिखर जाएगा, मेरा घर वीरान बन जाएगा। इसलिए उसने भी रोना छोड़कर हिम्मत से काम लिया। जीवन साथी का खोना क्या होता है, कोई सिया से पूछे। वो समीर को दिलो जान से चाहती थी। अगर समीर मरने से कुछ दिन पहले ही बातों में उसे अपने परिवार का ख्याल रखने नहीं बोला होता, तो वो समीर के साथ ही इस दुनिया से चली जाती। समीर के जाने के बाद वो जी तो रही थी, पर उसमें खुशी जरा भी नहीं था। किसी चीज़ की उसे जरा भी इच्छा नहीं थी। बस समीर के भाई और बहन का लाइफ बनाना उसका मकसद बन गया था। सिया एक पढ़ी लिखी लड़की थी, इसलिए समीर के ऑफिस में इसकी जॉब हो जाती है। समीर के बॉस बहुत अच्छे स्वभाव के थे, इसलिए वह समीर की जगह सिया को नौकरी पर रख लेते हैं। सिया भी बहुत मेहनत से काम में लग जाती है ताकि उसके पति देव का नाम खराब ना हो। माँ को पेन किलर और निशा को डांटने के बाद सिया जब अपने रूम में जाती है तो उसे समीर की बहुत याद आने लगती है। वो समीर के बारे में सोचती ही है कि उसके फ़ोन में कॉल आता है। ये फ़ोन उसकी बहन की थी। उसकी बहन बोलती है, दीदी मेरा एग्ज़ाम का सेंटर तुम्हारे शहर में है, कुछ दिन के लिए मैं तुम्हारे पास आ जाती हूँ। तो सिया खुश हो जाती है, बोलती है, ठीक है आ जाओ, ये भी कोई पूछने की बात है, तुम्हारा जब भी मन करे तुम यहाँ आ जाओ। दूसरे दिन सिया ऑफिस जाने के लिए तैयार होती है और शिखा को बोलती है कि तुम माँ का ध्यान रखना, और आज मेरी बहन निशा आने वाली है, शाम तक आ जाएगी। अगर मेरे आने से पहले आ गई तो तुम अच्छे से उसका ख्याल रखना। पर निशा खुश होने के बजाय कुछ परेशान हो जाती है, पर अपने चेहरे पर खुशी होने का नाटक करते हुए भाभी से कहती है, वाह भाभी, अब तो आपकी बहन के साथ खूब मस्ती करूँगी। सिया मुस्कुराकर ऑफिस के लिए निकल जाती है। सिया सोचती है उसके बॉस बहुत अच्छे हैं, क्योंकि उसके बॉस उसके पापा की उम्र के थे, तो सिया को बॉस में अपने पापा की छवि नज़र आती थी। सिया घर के कामों, ऑफिस के कामों में उलझ सी गई। उसे अपने बारे में सोचने का समय ही नहीं मिलने लगा। उसके ऑफिस में सुमित नाम का लड़का था, जो सिया को काम में काफ़ी हेल्प करता था, पर सिया अपने काम से काम मतलब रखती थी और सुमित से ज़्यादा बात भी नहीं करती थी। सुमित चाहता था सिया उससे बातें करे, उसके साथ घूमने जाए, पर शर्मीले स्वभाव के कारण सुमित सिया को कभी भूल नहीं पाया था। उस दिन सिया ऑफिस नीले रंग की साड़ी पहनकर गई थी, जो उस पर बहुत जच रही थी। जब सिया ऑफिस पहुंची तो सुमित उसे देखता ही रह गया। जब सिया गुड मॉर्निंग बोली तो वो एकदम से सकपका गया, जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। सिया उसे बहुत अच्छी लगने लगी थी, और लगती भी क्यों नहीं। सिया अपने काम से मतलब रखने वाली लड़की थी ना, ज़्यादा किसी से बोलती थी ना ज़्यादा हंसती थी, बस गुमसुम सी रहती थी। सुमित को लगा सिया के अंदर बहुत दर्द छुपा हुआ है। वो सिया को खुश देखना चाहता था, खुश रखने की कोशिश करना चाहता था। वो उसकी कहानी से बिल्कुल अनजान था, पर सिया उससे बात ही नहीं करती थी, ना ही उसे अपने इर्द गिर्द आने देती थी। पर आज लौटने समय हिम्मत करके सुमित उससे पूछ ही लेता है, सुमित, सिया क्यों तुम मुझसे दूर रहती हो? क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ? सिया, ऐसी बात नहीं है सुमित, तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हें ढेर सारी अच्छी लड़कियाँ मिल जाएंगी, तुम उससे दोस्ती कर लो। मैं तुम्हारे दोस्ती के काबिल नहीं हूँ, क्योंकि मैं एक विधवा हूँ। ये सुनकर सुमित सकपका जाता है
और सिया ये बोलकर ऑफिस से निकलकर घर चली जाती है। सुमित के बातों से वो इतना उलझ जाती है कि घर लौटने के बाद सीधे वो अपने रूम में चली जाती है। निशा अपनी दीदी को परेशान देखकर पूछती है, दीदी क्या हुआ? पहले तो सिया नहीं बताती है, पर बार बार पूछने के बाद वो सुमित के बारे में शिखा को बताती है। शिखा मन ही मन सुमित से मिलने को सोचती है, पर वो अपनी दी से कुछ नहीं कहती है। सिया अपने कमरे में समीर का फ़ोटो सीने से लगाए रोने लगती है और कहते जाती है, तुम मुझे छोड़कर क्यों गए? कैसे तुम बिन मैं रहूं? कैसे सब संभालें? कभी तेज़ हवाएं चलने लगती हैं तो खिड़कियों के दरवाजे एक दूसरे से टकराकर आवाज़ करने लगते हैं। ऐसा लगता है कि बारिश आने वाली है। सिया बालकनी में आ जाती है। तेज़ बारिश होने लगती है। सिया को समीर के साथ शादी का पहला सावन याद आने लगता है। समीर से शादी करके सिया बहुत खुश थी, होती क्यों नहीं। समीर सिया को बहुत प्यार करता था। सावन का पहला दिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। सिया समीर से कहती है, देखो ना, आज सावन आया ना, मैंने हरी चूड़ियाँ पहनी है, नई मेहंदी लगाई है, बारिश भी नहीं रुक रही है। मुझे मार्केट जाना था, आज पहला सावन है। सुहागन को हरी चूड़ियाँ पहनने से उसके सुहाग की उम्र लंबी होती है। समीर सुन के ज़ोर से हंसा और बोला, क्या सिया, तुम भी ऐसी बात मानती हो? सिया को अच्छा नहीं लगा और वो समीर से रूठ गई। समीर कहता है, अच्छा बाबा, नाराज़ मत हो और अपनी आंखें बंद करो। जब वह आंखें बंद करती है तो समीर उसके सामने हरी साड़ी, हरी चूड़ियाँ, मेहंदी, बिंदी, नेल पॉलिश, मतलब श्रृंगार का सारा सामान उसके पास रख देता है और कहता है, तुम्हारा पहला सावन है तो मैं कैसे अपनी बीबी को गिफ्ट देना भूल सकता हूँ। सिया बहुत खुश होती है। समीर कहता है, आज मैं तुम्हें अपने हाथों से चाय बनाकर भी पिलाता हूँ, तब तक तुम जल्दी से ये सब पहन के आ जाओ। देखना चाहता हूँ मेरी बीबी हरे साड़ी में कैसे लगती है। सिया यह सब सोचते सोचते ना जाने कब बारिश से भीगने चली जाती है। उसे एहसास भी नहीं होता। जब शिखा उसे आवाज़ देती है तो उसका ध्यान टूटता है और बारिश से ऊपर आती है। शिखा समझ आती है कि दी बहुत परेशान है। वो सोचने लगती है कि दी के लाइफ को जल्द से जल्द ठीक करना होगा, नहीं तो दी दूसरे दिन शिखा एग्ज़ाम देने के लिए जाती है और वो एग्ज़ाम देने के बाद सुमित से मिलती है। सुमित से कहती है कि वो उसकी दी को क्यों परेशान कर रहा है। सुमित कहता है कि मुझे सिया अच्छी लगती है, पर मैं नहीं जानता था कि सिया विधवा है। शिखा सुमित की पूरी बात सुने बिना ही कहती है, मेरी दी विधवा है तो क्या हुआ, उसे दोबारा जीने का कोई हक नहीं है। तुम जैसे घटिया लड़के की सोच की वजह से ही हमारा समाज पुरानी दकियानूसी बातें ही मानता रहता है। कभी आगे नहीं बढ़ सकता है हमारा समाज। अगर मेरी दी विधवा नहीं होती तो तुम दी से प्यार करते हैं ना। अब जब सच्चाई तुम्हें पता चल गई है तो तुम पीछे हट रहे हो। बीच में रोकते सुमित कहता है, अरे मेरी माँ, पहले मेरी बात तो सुनो। मैं सिया से शादी के लिए तैयार हूँ, पर सिया मुझसे प्यार नहीं करती है। इतना कुछ सुनाने से पहले क्या तूने अपनी दी से पूछने की कोशिश की? शिखा, तुम्हारे दिल में दी के प्यार की घंटी बज गई ना, तो दी के दिल में भी तुम्हारे प्यार की घंटी में मैं बजा के ही रहूँगी। फिर दोनों ज़ोर से हंसने लगते हैं। घर में 2-3 दिन रहने के बाद शिखा को पता चल जाता है कि उसकी सास, ननद और देवर सिया से झूठा प्यार करते हैं। उसके साथ इसलिए सहानुभूति दिखाते हैं कि एक सिया ही है जो उसका ख्याल रख सकती है और पैसों की कमी भी नहीं होने देगी। शिखा अपनी दी को घर वालों की असलियत बताने की कोशिश करती है और सुमित शादी करने के लिए भी बताती है, पर सिया सुनने को तैयार ही नहीं होती है। शिखा सोचती है, पर दी को कैसे मनाएं। उसकी दी कभी नहीं मानेगी सुमित से शादी करने के लिए, क्योंकि दी समीर के परिवार को अपना समझती है। वो कभी भी नहीं छोड़ेगी अपने इस फैमिली को। इसी उधेड़ बुन में ना जाने उसे कब नींद आ जाती है। काफ़ी लेट सोने की वजह से सिया के जगाने पर शिखा जागती है। सिया, तेरी तबीयत तो ठीक नहीं है ना सिया? आज बहुत लेट कर दी जागने में तुम। शिखा, हाँ दी, ठीक हूँ, रात में लेट सोई तो उठने में देर हो गई। अच्छा छोड़ो ना दी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। सिया, हाँ बोलो। शिखा, दी प्लीज़ आप बुरा मत मानिएगा, बस ऐसे मैं पूछ रही हूँ। सिया, पूछेगी कि पहले ही बुझाएगी? शिखा, डांटना मत, मैं तो बस ऐसे ही आपको। सुमित कैसा लगता है? सिया, ठीक है, अच्छा लड़का है, मेरी हेल्प भी बहुत करता है, नेचर का भी सॉफ्ट दिल वाला है, ऑफिस में सबकी हेल्प करता है, हेल्पफुल टाइप का है। शिखा मुस्कुराते हुए, दी मैं पूछी कैसा लगता है, तुम तो उस पर निबंध ही लिखने लगी। सिया, मारूंगी तुमको, तंग करती हो मुझे, बोलकर वो भी मुस्कुरा दी।
अपनी दी को इतने दिन बाद मुस्कुराते देखकर शिखा को बहुत अच्छा लगा। शिखा मन ही मन सोचती है दी के घर वालों के बारे में भी दी से बात करेगी, पर अभी नहीं, कुछ सबूत मिल जाएंगे तो ताकि वो मेरी बातों पर भरोसा करे। सिया सबको नाश्ता करा के निशा को माँ के बारे में समझाकर ऑफिस के लिए निकलती है। तभी वहाँ बाइक से सुमित आ जाता है। सुमित को अचानक देखकर सरप्राइज हो जाती है, क्योंकि वो एरिया तो सुमित का था ही नहीं। उससे पूछती है, अरे आप यहाँ? सुमित बोला, हाँ, इधर कुछ काम था सो मैं इधर आया हुआ था। पर आप इधर? सिया, हाँ, मेरा घर इधर है, यहीं उस तरफ है। तो घर पर नहीं बुलाएंगी? देख तो ले आपके घर में कौन कौन है, आपकी माँ जी से मिल भी लेते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलिए ना, सिया बोली। सिया उसे घर ले जाती है, सबसे मिलवाती है। शिखा तब तक चाय बना के ले आती है, क्योंकि निशा कॉलेज जाने के लिए रेडी हो जाती है। पर सुमित का घर आना सासू माँ को अच्छा नहीं लगता है। ये बात सिया नोटिस कर लेती है, पर सुमित सबसे अच्छे से मिलते हैं। वो माँ जी को प्रणाम करते हुए कहता है, आंटी जी, ना जाने क्यों मुझे आप में मेरी माँ की छवि नज़र आ रही है। बचपन से अनाथ हूँ, जब आपको देखा तो माँ याद आ गई। पर सिया की सास को ज़्यादा खुशी नहीं लगी। ये देखकर सिया ज़्यादा देर सुमित को अपने घर में रखना नहीं चाहिए और ऑफिस पहुंचने में लेट हो जाएगा कहकर सुमित को चलने के लिए बोली। घर से निकलने के बाद सिया पैदल चलकर जाने लगी तो सुमित कहता है, मैडम जी, अब इतना अजनबी कर दिए कि मेरे साथ बाइक से भी नहीं चलेंगी। ऐसी बात नहीं है सुमित, सब देखेंगे तो तरह तरह की बातें बनाएंगे। अरे लोगों का क्या, उनका काम है कहना, चाहे आप अच्छा करो या बुरा, लोग तो कहेंगे ही। ऐसे भी लेट तो हो ही गया है ज़्यादा, आपकी बस भी निकल गई, दूसरे बस के लिए वेट करना होगा, ऑफिस पहुंचने में हो जाएगी आपको लेट। और पता है ना, बॉस आज जल्दी आने को कहे थे, इसलिए आपके पास मेरे साथ बाइक से चलने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ये कहकर सुमित बाइक रोक देता है और सिया को मजबूरी बस बैठना होता है। ये देखकर आजू बाजू वाले लोग सिया को ऐसे देखने लगते हैं जैसे कि सिया कोई क्रिमिनल हो और किसी का कत्ल करके जा रही हो। उसके उदास फेस को सुमित मिरर में देख लेता है तो उसे हंसाने के लिए एक जोक सुनाता है। एक चोर जब किसी सेठ के घर चोरी करने जाता है, वहाँ वो तिजोरी खोलने लगता है, पर तिजोरी खोलने में वो परेशान हो जाता है, पर तिजोरी नहीं खुलती है। शोर सुनकर सेठ उठ जाता है, सेठ को बोलता है, तिजोरी का पासवर्ड बता, नहीं तो तुम्हें मार दूंगा। सेठ कहता है, मुझे मारो मत, मैं तो तुम्हें पासवर्ड देने के लिए ही जगा हूँ। ये सुनकर चोर खुश हो जाता है, बोलता है, वाह, तुम तो बड़े अच्छे हो। चोर जैसे ही तिजोरी का पासवर्ड दबाता है, चोरी का सामान निकालते निकालते पुलिस आ जाती है। पुलिस को यहाँ देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। सेठ कहता है, इस तिजोरी का पासवर्ड लगाते ही पुलिस को सूचना मिल जाती है और पुलिस थोड़ी देर में पहुंचकर चोर को पकड़ लेता है। चोर जाते जाते सेठ से कहता है, आज तो मेरा इंसानियत से भरोसा उठ गया, ऐसे कोई चोर पकड़वाता है क्या? ये सुनकर सिया खिलखिला उठती है। सिया को खुश देखकर सुमित खुश हो जाता है। तब तक वो दोनों ऑफिस भी पहुंच जाते हैं। ऑफिस दोनों को साथ में आते देखकर वहाँ के स्टाफ और उसके सहकर्मी को आज गॉसिप मिल गया था। ये सब भी तरह तरह की बातें करने लग गए थे। सब एक दूसरे से कानाफूसी करने लग जाते हैं। कोई कहता है पति के गुजरे 2 साल भी नहीं हुए अपना रंग दिखाने लग गई। कोई कहता पति नहीं, सुमित जैसा स्मार्ट लड़का को इसमें क्या दिखता है जो इसके साथ। कोई अरे नहीं, यही कोई जादू की होगी, दिखने में तो सीधी लगती है पर अंदर बहुत चालाक है, तभी तो सुमित को फंसा ली। सिया को ये सब सुनकर अच्छा नहीं लगता है, पर वो कुछ नहीं बोलती, बस सुन लेती है और मन में सोचती है सुमित से दूर रहूँगी। सुमित शिखा को ऑफिस वाली बात फ़ोन करके बता देता है। शिखा अपनी दी को फ़ोन करती है। सिया घर के बारे में पूछकर अपने को बिजी बताकर फ़ोन कट कर देती है। सुमित अपने काम में लग जाता है ताकि सिया को ना लगे कि ये इसके पीछे पड़ा है, पर अंदर से उसे सिया के लिए बहुत बुरा लगता है। वो सिया के साथ रहना चाहता है। जो ऐसी वैसी बातें सिया के बारे में बोल रहे थे, उसको मुंह तोड़ जवाब देना चाह रहा था कि इसने ऐसा कौन सा पाप कर दिया जो आप इसको ऐसा सुना रहे हैं। सिया को अपनी पसंद की ज़िंदगी जीने का हक नहीं है क्या? पर वो मजबूर था। अगर वो ऐसा करता तो सिया और दूर हो जाती। सिया को वो खोना नहीं पाना चाहता था। वो जान गया था उसकी प्रेम कहानी आसान नहीं है, उसे बहुत सारी परीक्षाओं से गुजर कर ही सिया को पाना होगा। लंच ब्रेक में सुमित मोबाइल में दीप्ति का फ़ोटो सबको दिखाते हुए, अरे देखो हमारी दीप्ति तो कपड़ों के जैसे बॉयफ्रेंड बदलती है, इसलिए शायद सबको अपने जैसा समझती है। दीप्ति
सुमित ये क्या मजाक है? मेरा फ़ोटो तुम सबको दिखा के मुझे यूँ सरेआम नीचा नहीं दिखा सकते हो। ये मेरी लाइफ है, मैं चाहे जैसे जीऊँ। तुम बोलने वाले होते कौन हो? सुमित एग्जैक्टली मैं कोई नहीं होता दीप्ति, पर जैसे ये तुम्हारी ज़िंदगी है वैसे ही सबकी लाइफ होती है। तुमको भी हक नहीं होता किसी की लाइफ में कुछ बोलने का। सिया कुछ नहीं बोलती है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग उसे कुछ भी सुनाते रहो। और तुम लोग पढ़े लिखे हो के ऐसी भद्दा कमेंट करते हो, अच्छा नहीं लगता यार। सिया को भी हक है अपनी ज़िंदगी जीने की, अपने अनुसार चलने की। तुम लोग सपोर्ट करने की बजाय उसका अपोस्ट कर रहे हो। एक दोस्त ऐसे होते हैं क्या? अगर दोस्त ऐसे होते हैं तो इंसान को अकेले रहने में ही भलाई है। ये सब बातें सुनकर दीप्ति को अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी हुई और वो सुमित से माफ़ी मांगने लगती है। सुमित कहता है माफ़ी सिया से मांगो। ऑफिस में दीप्ति सबके सामने सिया से माफ़ी मांगती है और सबको कहती है आज से सिया हम लोगों की दोस्त है। सिया भी थोड़ा मुस्कुरा देती है। वो समझ जाती है कि सुमित की वजह से सब हुआ है, पर वो सुमित को कुछ नहीं कहती है। ऑफिस टाइम ओवर होने के बाद जब सिया ऑफिस से निकलती है तो सुमित उसे बाइक पर बैठने को कहता है, पर वो इनकार कर आगे बढ़ने लगती है। सुमित उसके पीछे पीछे। सिया ये क्या कर रहे हो सुमित आप? सुमित कुछ नहीं, बस तुम्हारे पीछे चल रहा हूँ। सिया सब देख रहे हैं। सुमित मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। सिया पर मुझे पड़ता है। सुमित तुम बैठोगी या मैं खुद का एक्सीडेंट करवा लूँ? सिया गुस्से से अच्छा अब तुम ब्लैकमेल करोगे? सुमित हाँ करूँगा, जब तक तुम मेरी दोस्त नहीं बन जाती। ये सुनकर सिया मुस्कुरा के उसके बाइक पर बैठ जाती है। सुमित उसे पार्क में एक शांत सी जगह ले जाता है। सिया को बहुत पसंद आती है वो जगह। वहीं तालाब किनारे बैठ के दोनों बात करने लगते हैं। सिया सुमित से कहती है तुम आज अपने बारे में बताओ कुछ। क्या बताऊँ अपने बारे में? कभी माँ पापा का चेहरा देखा नहीं, अनाथालय मेरा घर, वहाँ के लोग मेरे सगे साथी, पढ़ने में तेज़ था, वहाँ के बाबा पढ़ने बाहर भेज दिए, फिर जॉब, फिर तुमसे मुलाकात। आगे अब यही सोच के रखे हैं कि अनाथालय के लिए कुछ कर सकूं। ये तो हुई मेरी बातें, तुम बताओ कुछ अपने बारे में बताओ, सुमित ने कहा। सिया सुमित को अपने बारे में कुछ कहने वाली होती है कि घर से उसकी बहन शिखा का फ़ोन आता है। दी प्लीज़ घर जल्दी आओ। पूछती है क्या हुआ? बोलती है घर आने के बाद ही बताऊंगी। सुमित उसे बोलता है कि घर तक छोड़ देता हूँ, अंदर नहीं जाऊँगा, इससे तुम जल्दी पहुँच जाओगी, बस के चक्कर में तुम्हें लेट हो जाएगा। सिया हाँ जवाब देती है। घर पहुँचने के बाद शिखा उसे एक चिट्ठी देती है। ये चिट्ठी उसके देवर शिव ने लिखा था। वो सिया के सारे जेवर और घर जो माँ के नाम से था चुपके से अपने नाम करवाकर वो घर छोड़कर चला गया था। चिट्ठी पढ़ के सिया को बहुत दुख होता है कि समीर का एक सपना पूरा करने में मैं असफल रही। वो चाहती थी शिव को अच्छा जॉब मिले, वो अच्छे से रहे। अब पता नहीं वो कहाँ है, किसी अच्छे इंसान के संपर्क में है या बुरे इंसान के संपर्क में। यही सब सोच के उसके आंसू निकल आते हैं। शिखा बोलती है दी उसके लिए क्या रोना, जो तेरे बारे में, घर के बारे में बिना सोचे बिना परवाह किए सिर्फ अपने बारे में सोचता हो। जीजू के जाने के बाद उसे घर का सारा सहारा बनना चाहिए था, पर नहीं, वो सिर्फ अपने बारे में सोचा और ऐसी गंदी हरकत करके घर से चला गया। इधर माँ का भी हालत ख़राब हो जाता है, क्योंकि माँ को भी नहीं लगता है कि शिव ऐसी हरकत करेगा। उसे लगा था निशा और मेरे बारे में तो जरूर सोचेगा। दुख के बादल इतना सा ही नहीं था, अभी बहुत कुछ देखना था। दरवाजे पर डोरबेल बजती है। निशा दरवाज़ा खोलती है। तभी एक अजनबी इंसान घर में प्रवेश करते हैं और अपना नाम मिस्टर गुप्ता बताते हैं। उसके हाथ में कोई डॉक्यूमेंट था। निशा पूछती है जी आप कौन? वे घर का पेपर दिखाकर कहते हैं कि शिव ने ये घर मुझे बेच दिया है, आप लोगों को इस घर से जाना होगा। ये सुनकर माँ को चक्कर आ जाता है, वो लड़खड़ा के गिर पड़ती हैं। तभी सिया जोर से चिल्लाती है माँ। उसे संभालते हुए जल्दी से बेड पर सुलाती है और एम्बुलेंस को फ़ोन करती है। तब तक निशा उस अजनबी से कहती है कि प्लीज़ हम लोगों को कुछ दिन की मोहलत दीजिए, फिर हम लोग ये घर खाली कर देंगे। अभी जो हुआ आपने तो देख ही लिया। इस हालत में मैं माँ जी को कहीं दूसरी जगह ले जाना खतरे से खाली नहीं होगा। बस कुछ दिन इस घर में रहने की मोहलत मांग रही हूँ आपसे। अजनबी उसे 10 दिन की मोहलत इस घर में गुजारने को दे देते हैं और कहते हैं कि उसके बाद आप लोगों को घर खाली करके जाना होगा। तभी एम्बुलेंस आ जाती है। सिया और निशा माँ को अस्पताल ले जाते हैं। अस्पताल में डॉक्टर माँ को देखने के बाद कहते हैं ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से इन्हें चक्कर आ गया था। खतरे की कोई बात नहीं है, पर आप लोगों को इनका ध्यान रखना पड़ेगा।
डॉक्टर कहते हैं आप चाहे तो इन्हें घर ले जा सकते हैं या चाहे तो इन्हें आज रात भी इसी हॉस्पिटल में रख सकते हैं। सिया ने हॉस्पिटल में रखना ही सही समझा, क्योंकि रात में इनको कुछ हो जाता तो संभाल नहीं पाती। वो वहाँ रुककर निशा को घर भेज दी और अच्छे से समझा दी कि घर को अच्छे से लॉक करके सोए, वो सुबह माँ को लेकर घर आएगी। निशा के भेजने के बाद वो माँ के पास बैठकर सोचने लगती है, अब कैसे सब कुछ अकेले करेगी। उसे घर भी ढूंढना होगा, माँ का ज़्यादा ख्याल रखना होगा। सोच ही रही होती तभी सुमित की आवाज़ उनके कानों में आती है। उसे थोड़ा आश्चर्य होता है, सुमित यहाँ कैसे हो सकता है, मैंने तो उसे बताया नहीं। फिर भी वो दौड़ के बाहर देखने जाती है, ये क्या। सुमित नर्स से माँ के बारे में पूछते दिखता है। सिया सुमित को अचानक देखकर खुश हो जाती है, उसे अच्छा लगने लगता है। फिर भी अपनी फीलिंग्स छुपाते हुए कहती है, किसने बताया मैं यहाँ हूँ। जब जान गए तो तुम्हें क्या ज़रूरत थी आने की। हॉस्पिटल में ज़्यादा लोग अलाउ नहीं है, तुम्हें पता नहीं किया। फलाना डिमका प्रश्नों की झड़ी लगा देती है। सुमित, बस करो मेरी माँ, मैं जा रहा हूँ वापस। और वो जाने के लिए मुड़ जाता है। तभी सिया, आए हो तो माँ से बिना मिले जाओगे। सुमित तो इसी बात का इंतज़ार कर रहा था, जैसे अरे कौन जा रहा है, मैं तो देख रहा था तुम क्या कहती हो। ये बोलकर वो मुस्कुराने लगता है और सिया भी मुस्कुराने लगती है। माँ से मिलने के बाद वो कुछ देर के लिए बाहर चला जाता है। सिया को लगता है वो चला गया, फिर सोचती है बिना बताए तो नहीं जा सकता है। कुछ फिर शैतानी सूझ रहा होगा उसके मन में। ये भी ना हॉस्पिटल में भी शांति से नहीं रहता है। फिर वो माँ के पास बैठकर माँ का सर सहलाने लगती है और माँ से बातें करने लगती है। उसकी सास सोचने लगती है, मैं सिया के बारे में गलत सोच रही थी, ये तो अपने से ज़्यादा हम लोगों की चिंता करती है। और वो सिया से कहती है, मुझे माफ़ कर दो सिया, मैंने तुम्हें गलत समझा। सिया, माँ जी ये आप क्या कह रही हैं, प्लीज़ आप माफ़ी मत मांगिए, ये तो मेरा फ़र्ज़ है। समीर के जाने के बाद आपकी जिम्मेदारी मेरे पे है और इसे हर हाल में पूरा करना मेरा परम कर्तव्य है। माँ माफ़ी नहीं मांगती, अपने बच्चों से आशीर्वाद देती है। तभी सुमित सिया के लिए खाना और माँ जी के लिए कुछ फल लेकर आता है। उसे पता था कि सिया कुछ नहीं खाई होगी। सिया फ्रेश होने चली जाती है और सुमित माँ जी को सेब काट कर खिलाने लगता है। तभी नर्स कमरे में आती है और माँ जी से कहती है, माँ जी आप बहुत लकी हैं जो आपका बेटा और बहू आपका इतना ख्याल रखते हैं। माँ जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो कुछ बोल नहीं पाती हैं। तब तक सिया आ जाती है। सुमित खाना निकाल कर उसे देने लगता है। सिया कहती है, मैं कर लूँगी। हाँ हाँ मुझे पता है तुम कर लोगी, पर कितना खाओगी ये भी मुझे पता है। दिन भर भागा दौड़ी में तुमने ठीक से खाना भी नहीं खाया, इसलिए प्लेट में जितना मैंने निकाल दिया है तुम सारा खाना खा लोगी, थोड़ा गुस्सा वाले अंदाज में सुमित ने कहा। सिया बस उसे एकटक देखे जा रही थी। सुमित का ये अंदाज उसे बहुत पसंद आया। उसके दिल में अपने लिए फिक्र देखकर बहुत अच्छा लगा। खाना खाने के बाद सिया बोली, सुमित अब तुम घर चले जाओ, तुम क्यों हम लोगों के लिए परेशान होगे। सुमित कहाँ जाने वाला था, उसे तो सिया के साथ रहना बहुत अच्छा लग रहा था। वो बोला, जैसे तुम रहोगी वैसे मैं भी रह जाऊँगा, तुम अकेले कैसे संभालोगे। अगर रात में माँ जी को किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो तुम अकेले कहाँ कहाँ भागोगी, इसलिए मुझे भी रुकने दो। फिर दोबारा सिया मना नहीं कर पाई। सुबह सुमित चाय लेने बाहर जाने लगता है तो सिया भी उसके साथ जाने लगती है। सीढ़ी पर उतरते टाइम सिया की चुन्नी सैंडल में फंस जाती है। अभी वो गिरने ही वाली थी कि सुमित उसे बचा लेता है। सुमित की बाहों में सिया, डर से सिया की आंखें बंद, पर वो एक एक टक देखे जा रहा है। सुमित के दिल में रोमांटिक सॉन्ग बजने लगता है। दिल ये तेरे बिना मानता ही नहीं, कुछ भी तेरे सिवा मांगता ही नहीं, तू जरूरी सा है अब तो हर हाल में, इसके आगे कोई रास्ता ही नहीं। तभी एक छोटी सी बच्ची ने कहा, वाह अंकल आप तो हीरो के जैसे आंटी को गिरने से बचा लिए। बच्ची की आवाज़ सुनकर दोनों एक दूसरे से अलग हुए। सुबह का मौसम, ठंडी ठंडी हवा का चलना, सिया को अपने खुले जुल्फों संवारना सुमित को देखकर अच्छा लग रहा था। वो दोनों चाय की दुकान पर बैठकर चाय पीने लगते हैं। सिया के एक हाथ में बिस्किट, दूसरे में चाय का ग्लास रहता है, जिसकी वजह से वो अपने चेहरे पर आए जुल्फे को हटा नहीं पा रही है। तभी सुमित अपने हाथों से उसके बालों को संवार देता है। चाय वाले भी देख के बिना बोले नहीं रह पाता और कही डालता है कि आप दोनों की जोड़ी बहुत प्यारी है, किसी की नज़र ना लगे आप दोनों पर। सिया कुछ नहीं कहती, उठकर माँ के लिए चाय लेकर ऊपर जाने लगती है और मन में सोच रही होती है, ये गलत हो रहा है, मैं सुमित के साथ ऐसा कैसे सोच सकती हूँ। मैं सिर्फ अपने पति से प्यार करती हूँ, क्या हुआ वे इस दुनिया में नहीं है।
उसकी यादों के सहारे मैं पूरी ज़िंदगी बिता लूँगी। ये सब सोचते वो माँ के कमरे तक पहुँच जाती है और उनको घर ले जाने के लिए रेडी करती है। इतने में नीचे से सुमित आ जाता है और कहता है, मैंने सारा बिल पे कर दिया है, अब चलो माँ जी को घर ले चलते हैं। सिया को जोर का गुस्सा आया। वो बोलती है, अब बस कीजिए, मुझे आपके हेल्प की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद कर सकती हूँ ये सब। आप जाइए, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दीजिए। आप अपना देखिए, मेरे पीछे आने की कोशिश मत कीजिए। आपने जो बिल चुकाया है लीजिए वो पैसे, मुझे आपके एहसान की ज़रूरत नहीं है। हॉस्पिटल के स्टाफ और माँ भी आश्चर्य से सिया को देखने लग जाती हैं कि सिया ऐसे सुमित से क्यों बात कर रही है। सुमित कहता है, एक दोस्त के नाते मेरा ये कर्तव्य है कि मैं एक दोस्त की हेल्प करूं। मैं सेल्फिश नहीं हूं जो तुम्हें अकेले सब कुछ करने को छोड़ दूं। मुझे आपकी हेल्प की। सिया के बात पूरी करने से पहले ही उसकी सास कहती है, घर जाके बात करें, यहाँ सब देख रहे हैं। बच्चे की तरह तुम दोनों यहाँ लड़ रहे हो। मेरा इलाज करवाने आए हो या लड़ने? सिया चुप हो जाती है। सुमित माँ जी को पकड़कर नीचे उतारने लगता है और सामान लेकर सिया नीचे आने लगती है। घर पहुंचकर सुमित सिया की सास से कहता है, माँ जी, मैं सिया से बहुत प्यार करता हूँ, इससे शादी करना चाहता हूँ। मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। आप लोगों को देखकर मुझे भी अपने परिवार की अभिलाषा मन में जागृत हो जाती है। सुमित बोलते बोलते रुआंसा हो जाता है। मैं आप लोगों को अपना कर आप लोगों के साथ रहना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ मैं समीर की जगह कभी नहीं ले पाऊँगा, पर मैं उसकी कमी आप लोगों को महसूस नहीं होने देना चाहता। मैं हाथ जोड़कर आपसे सिया का हाथ अपने हाथ में मांगना चाहता हूँ। उसकी सास कहती है, मेरे लिए तो ये खुशी की बात है कि सिया का दोबारा घर बस जाएगा। मुझे तुम जैसे बेटा का भी साथ मिल जाएगा, पर मैं अपना निर्णय सुनाने से पहले सिया की अनुमति लेना चाहूँगी। अगर सिया इस रिश्ते से खुश है तो मुझे भी कोई ऐतराज़ नहीं है। तभी सिया कहती है कि मुझे इस रिश्ते से ऐतराज़ है। मैं जैसी हूँ इस हाल में खुश हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। शिखा भी उसे समझाती है पर वह सुनने को तैयार नहीं होती है। तभी सुमित कहता है, आखिर वजह क्या है? तुम्हारे ऐतराज़ का क्या? मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ? अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ तो तुम बोलो, मैं तुम्हारे रास्ते कभी नहीं आऊँगा। ऐसी बात नहीं है सुमित, तुम बहुत अच्छे लड़के हो, पर हमारा समाज हम दोनों के प्यार को गलत नज़रों से देखेगा। तुम्हें ज़िंदगी भर ताने सुनने को मिलेगी कि तुम एक विधवा से शादी की हो। अगर कोई लड़का लड़की प्यार करके शादी कर लेता है तो समाज उसे ताने देने से नहीं थकता है। फिर हमारी बात तो बिल्कुल अलग है। एक विधवा को प्यार करने का इजाज़त नहीं है, उसे दोबारा शादी करने का अधिकार नहीं है। मेरी ज़िंदगी में अकेलापन है और समीर की यादें हैं बस, पर मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ समीर की यादों के साथ। मुझे खुश होकर समीर की यादों के साथ ही जीना है। इससे ज़्यादा खुशियों की हकदार मैं नहीं हूँ। तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो और मुझे भूल जाओ। मैं कल ही सबको लेकर इस शहर से दूर जा रही हूँ, क्योंकि अब घर तो बचा ही नहीं जो मैं इस घर में रह रहा हूँ। अब अच्छा यही रहेगा कि मैं यहाँ से दूसरे शहर चली जाऊँ और तुम भी ज़िंदगी में आराम से आगे बढ़ सको। हाँ, अगर कभी इस दोस्त की याद आए तो मिलने आ जाना। ये कहकर सिया अपने कमरे में जाकर रोने लगती है, क्योंकि सुमित से नज़रें मिलाने की हिम्मत नहीं होती है। सुमित भी रोते हुए उसके घर से निकल जाता है। सिया की बातें उसे याद आने लगती है। वो सिया से बहुत प्यार करने लगता है। सिया से दूर होना उसे बिल्कुल गंवारा नहीं होता है, पर करे तो क्या करे, ज़बरदस्ती भी शादी नहीं कर सकता। उसे अच्छा नहीं लगता है। तभी उसे शिखा फ़ोन करती है और कहती है, सच में आप दी से शादी करना चाहते हैं? सुमित, अभी भी तुम्हें शक है? मैं सिया से बहुत प्यार करता हूँ, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। शिखा, पर दीदी समझे तब ना। मैं समझाने की कोशिश करूँगी। तुम अपना ख्याल रखना। तुम बहुत अपसेट लग रहे थे तो मैंने तुम्हें कॉल किया। ज़्यादा टेंशन मत लो। दूसरे दिन सिया जब ऑफिस जाती है तो वो बॉस को अपने रिज़ाइन के बारे में बताती है। बॉस जब कारण पूछते हैं उसे बताना पड़ता है अपने देवर के बारे में, कि कैसे वो धोखे से घर बेच देती है और उसे उस घर में रहने की बस कुछ दिनों की मोहलत मिली है। बॉस, तुम दूसरे शहर में कैसे मैनेज करोगी? सब कुछ कंपनी की तरफ से स्टाफ क्वार्टर मिलता है। तुम और तुम्हारा फैमिली आराम से वहीं रहो। सुमित को भी कंपनी दूसरे टाउन भेज रही है। तुम दोनों ही चले जाओगे तो न्यू स्टाफ अभी तुरंत सब हैंडल नहीं कर पाएगा, इसलिए तुम्हारा रेजिग्नेशन मैं एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। सिया आश्चर्य से, सुमित दूसरे टाउन जा रहा है? हाँ, 3-4 दिन में वो इस
कंपनी के दूसरे ब्रांच में चला जाएगा। जो वहाँ था उसका ट्रांसफ़र हो गया तो किसी भरोसेमंद इंसान को वहाँ भेजना था। तो सुमित से ज़्यादा कोई भरोसेमंद नहीं है तो उसे ही जाना पड़ेगा। बॉस की पूरी बात सुने बिना सिया केबिन से निकलकर सुमित से मिलने जाती है। तब तक सुमित वहाँ से निकल गया होता है। सुमित को फ़ोन लगाती है, फ़ोन भी नहीं लगता। घर के आने के बाद उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता है। उसे सुमित से बात करनी होती है पर फ़ोन ही नहीं लग रहा होता है। उसे बहुत रोना भी आता है पर क्या करे। सुमित को फ़ोन लगाते लगाते बिना कुछ खाए पिए वो रूम बंद करके सो जाती है। दूसरे दिन सवेरे उठकर वो घर से निकल जाती है और सोचती है पहले वो सुमित से मिलेगी तभी ऑफिस जाएगी। सुमित के घर पर सुमित उसे नहीं मिलता है। कॉल लगाती है, कॉल भी नहीं लगता। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर सुमित गया तो कहाँ गया। कॉल भी नहीं। दीप्ति से पूछती भी है। दीप्ति भी कहती है मुझे नहीं पता, कल ऑफिस से निकलने के बाद हमसे बात नहीं हुई है, आज ऑफिस भी नहीं आया है। उसे बहुत चिंता होने लगती है कि सुमित की ऑफिस जाने के बाद उसे काम में बिल्कुल मन नहीं लगता है। घर आने के बाद फिर कॉल करती है, फिर नॉट रीचेबल। वो परेशान होकर घर से ढूंढने निकल पड़ती है सारी जगह जहाँ वो सुमित के साथ गई थी, पर वो कहीं नहीं मिला। बॉस को फ़ोन करती है। हाँ सिया बोलो। सर आपसे सुमित की बात हुई? कल से ट्राई कर रही हूँ, उनका कॉल नहीं लग रहा है। बॉस नो सिया, मुझसे बात नहीं हुई है सुमित की। अब तो सिया को बहुत टेंशन होने लगती है, कहीं कुछ गलत तो नहीं कर लिया। ऐसे सुमित को मुझे नहीं बोलना चाहिए, वो प्यार करता था मुझसे। ये सब सोचकर वो रोने लगती है और ज़ोर ज़ोर से कहने लगती है आई लव यू सुमित, कहाँ हो तुम, वापस आ जाओ। तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा ही करूँगी। पर सुमित रहता तब ना आता। सुमित वापस नहीं आता। सिया ढूंढ ढूंढ के थक के घर वापस आ जाती है। वो रात भर रोते रहती है और सुमित की सलामती की दुआ मांगती रहती है। दूसरे दिन तबीयत ठीक नहीं रहने के कारण वो ऑफिस नहीं जाती है। शिखा, निशा और माँ जी तीनों मंदिर जाने के लिए सिया को कहती हैं पर तबीयत ठीक नहीं रहने के कारण जाने से इनकार कर देती है। कुछ घंटों के बाद निशा का फ़ोन आता है कि भाभी जल्दी मंदिर आइए, सुमित भैया का पता चल चुका है कि वो कहाँ है। सिया बिना कुछ सोचे समझे नंगे पांव दौड़ते हुए मंदिर पहुंचती है। वहां का सीन देखकर वो दंग रह जाती है। सुमित मंदिर में किसी और से शादी कर रहा होता है। सिया को बहुत ज़ोर से गुस्सा आता है। दौड़ के सुमित के पास जाती है और ज़ोर से एक थप्पड़ मारती है कि मैं 2 दिन से तुम्हारे लिए परेशान थी और तुम यहाँ किसी मोटी से शादी कर रहे हो। 2 दिन से फ़ोन लगा लगा कर मैं थक चुकी हूँ पर तुम्हारा फ़ोन नहीं लगा और तुम यहाँ किसी और से शादी कर रहे हो। ज़रा भी मेरे बारे में नहीं सोचे कि मेरा क्या हालत हो रही होगी। मैं पागलों की तरह तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढी। मुझे लग रहा था पता नहीं तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया। तुम्हारे लिए मैं रोती रही, भगवान से सलामती की दुआ मांगती रही और तुम यहाँ किसी और से शादी कर रहे हो। सुमित तुमसे मैं बहुत प्यार करने लगी हूँ और तुम यहाँ किसी और से शादी कर रहे हो। सिया बोले जा रही थी और बच्चों के जैसे रोई जा रही थी। ये सब इमोशनल दृश्य देखकर वहाँ उपस्थित सभी लोगों के आंखों में आंसू आ गया। सिया के आंखों में सुमित के लिए प्यार साफ दिख रहा था सबको। सुमित सिया को चुप कराने की कोशिश कर रहा था पर वो चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तब सुमित उसके मुंह बंद करके कहता है चुप, एकदम चुप। तुमने मेरे लिए कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा था, मैं क्या करता। मैं तुम्हें समझाते समझाते थक चुका था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, पर तुमने मुझे मजबूर कर दिया ये कदम उठाने के लिए। मैं तुम्हारे अलावा किसी और से शादी सपने में भी नहीं सोच सकता था। पहले तुम इस दुल्हन के चेहरे को तो देखो, ये कौन है। सिया घूंघट उठा के देखती है तो उसे घूंघट के अंदर बॉस दिखाई पड़ते हैं। ओह, तो ये सब नाटक था और आप सब मिलकर ये प्लान किए और सारे लोग इस प्लान में शामिल थे। तभी शिखा बोलती है जी दीदी, ये सब नाटक था और ये मेरा प्लान था। मैंने और सुमित ने मिलकर ये प्लान बनाए और सबको प्लान में इन्वॉल्व किए। अच्छा है, अब आप दोनों शादी करें, मैं तो चलती हूँ, दुल्हन की तरफ इशारा करके बोली। इसलिए लड़की मोटी दिख रही थी। हंसते हुए सिया बोली। तभी दीप्ति कहती सुमित छोड़ो ना, अगर सिया शादी नहीं करेगी तो मुझसे ही शादी कर लो। ये कहकर दीप्ति सुमित के पास आने ही वाली होती है कि सिया उसे धक्का देते हुए खबरदार, कोई सुमित के पास आने की कोशिश करेगा तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, ये सिर्फ मेरा। फिर सारे लोग जोर से ठहाका लगाकर हंसने लगते हैं। शिखा अपनी बहन को दुल्हन की तरह तैयार करके लाती है। सुमित उसे देखते रह जाता है। आज सच में सिया बहुत सुंदर लग रही होती है। सिया भी खुश होती है क्योंकि खुशियाँ दोबारा
उसकी झोली में आ रहा है, वो भी सुमित के रूप में। पर सच तो ये है कि हमारे समाज में विधवा पुनर्विवाह इतना भी आसान नहीं है। आप सभी लोगों का इस कहानी को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लिखने और बोलने में कोई त्रुटि हुई हो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।